बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हुआ, हमारा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस बहुत सारे बच्चों को कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को कंप्लीट होना बाकी है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी परेशान है कि सर प्रीलिम्स पढ़ें या फिर मेंस पे फोकस करें, सिलेबस कंप्लीट करें या फिर पहले मॉक दें, या फिर हमें स्पीड पे काम करना है या एक्यूरेसी पे काम करना है। आज इस वीडियो के बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बिकॉज आईबीपीएस पीओ में कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं तीनों के भी बारे में बताऊंगा। जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और जो बिगिनर है उनको कैसे कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो ये तीन फेज में मैं आपको पूरा एक एक चीज, हर एक चीज इस वीडियो में आज समझाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी, मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित को आसान बनाने का काम करता हूं। आपके बैंक एग्जाम्स की जर्नी में एक छोटी सी हिस्सेदारी मेरी होती है। और अगर इस वीडियो को आपको ये क्या नाम है, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो लास्ट में प्लीज पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जो भी क्वेश्चन करोगे मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा या आपको उसी में रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, इस वीडियो में सर होने क्या वाला है, क्या क्या हम चीज समझने वाले हैं, ये पूरा आज मैं बताने वाला। आईबीपीएस पीओपी प्री के बारे में और मेंस के बारे में, दोनों के बारे में स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, कैसे आपको क्या करना है, टैकल कैसे करना है, हर एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम जो ये कोर पॉइंट्स है पहले उस पर देख लेते कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। अंडरस्टैंड टाइमलाइन, यानी आपको टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है कि आईबीपीएस पीओ में अभी से, आज से लेके कितने दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉमन स्ट्रेटेजी, कॉमन स्ट्रेटेजी मतलब जो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे जिसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला हो, या फिर जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, वो सबका कॉमन स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। फाउंडेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन जिनका कंप्लीट होने वाला है, और फाउंडेशन जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है सर, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेंगे। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ 2026 की अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रीलिम्स है वो 22 और 23 अगस्त को है, यानी आज से लगभग आपके पास कितने दिन है सर, 100 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं। लगभग आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, 100 दिन अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। तो 22 और 23 अगस्त में, मतलब ये 22 और 23 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो यानी आपके इस दिन क्या है, दोनों दिन प्री के पेपर्स होने वाले हैं, ठीक है। मेंस की अगर मैं बात करूं, मेंस के लिए तो 4 अक्टूबर को आपका मेंस है, जो कि 150 दिन है अभी भी आपके, यहां से लेके 150 दिन है। यानी कि यहां से और यहां का गैप देखेंगे तो ये कितना दिन होगा, 50 दिन, यानी लगभग एक महीना आपके पास गैप रहेगा प्री के बाद, ठीक है। एक महीने वही चलता है, एक महीने के आसपास आपका क्या रहता है, एक महीना नहीं बोलूंगा, मतलब 1.5 महीना आप बोल सकते हो, 1.5 महीने के आसपास आपका क्या रहेगा, गैप रहेगा, ठीक है। 50 दिन का आपके पास क्या रहेगा, गैप रहेगा। उसके बाद अब मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 100 दिन बाद आपका क्या है, प्री खत्म हो जाएगा। उसके ठीक 50 दिन बाद आपका क्या आएगा, मेंस आएगा, लगभग 1.5 महीने 2 महीने बाद आपका क्या आ जाएगा, मेंस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब सर हमें क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना है अगर प्री मेंस दोनों को एक साथ टैकल करना है, जो बच्चे बिगिनर हैं उनको कैसे टैकल करना है, हर एक चीज मैं समझाऊंगा, पूरा सुनेगा फोकस होके। सबसे पहले मैं क्वांट सिलेबस की बात करता हूं, मैं अपने सिलेबस की बात करता हूं, क्वांट सिलेबस की। क्वांट में अगर मैं सिलेबस देखूं तो जिसमें क्या क्या आते हैं सर, वन लाइनर्स, अर्थमेटिक और डीआई आता है। पीओ की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये भी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लगभग 7 से 8 नंबर के आपके क्या वन लाइनर्स आते हैं। वन लाइनर्स आपके क्या क्या आ जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 टॉपिक में से जरूरी नहीं कि पांचों टॉपिक्स हैं, हो सकता है कोई 2 टॉपिक्स दे दे, हो सकता है कोई 3 टॉपिक्स दे दे, बट यही 7 से 8 नंबर में ही क्या आएंगे, वन लाइनर्स आपके आएंगे। आपके अर्थमेटिक के पोर्शंस और डीआई के पोर्शंस थोड़ा ज्यादा आता है पीओ में। क्लर्क की अगर मैं बात करूं, आईबीपीएस क्लर्क में, तो थोड़ा कंपैरेटिवली अर्थमेटिक और डीआई कम पूछता है, वन लाइनर्स थोड़ा ज्यादा पूछता है, बट पीओ में वन लाइनर्स कम पूछेगा, अर्थमेटिक और डीआई क्या करेगा, ज्यादा पूछेगा। जिसमें 10 से 12 नंबर आपका अर्थमेटिक का होगा और 15 से 17 नंबर का आपका क्या होगा, डीआई पूछ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट इतना ही पूछेगा, बट पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं उन सबका सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। इंश्योरेंस एग्जाम्स की भी अगर मैं बात करूंगा तो उसका भी सिलेबस सेम होता है, जैसे एलआईसी डबल ए हो, एलआईसी एडीओ हुआ, ये सारी चीजों के क्या होते हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये सबके मतलब जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं, जितने इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, उन सबके क्या होते हैं सर, आपके सिलेबस सेम होते हैं। ये मत समझना कि आईबीपीएस पीओ का सिलेबस अलग होता है या एसबीआई क्लर्क का सिलेबस अलग होता है या फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स के सिलेबस होते हैं। बेटा सिलेबस कोई अलग नहीं होता, लेवल ऊपर नीचे होता है, सिलेबस सबका सेम होता है, ठीक है। समझ आया। तो एक सबसे खास बात जो ये है वो यही चीज है कि आपका सिलेबस सब में क्या होता है, सेम होता है। अब आते हैं सर नेक्स्ट में,
ये तो हमने समझ लिया। अब कॉमन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? कॉमन स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, जैसे कि अगर बच्चा पढ़ता है, शुरू शुरू में वो पढ़ता है, जैसे आप मान लो कि आप पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या आपने अभी सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो, या आपने अभी सिलेबस तैयारी शुरू की है अब, या फिर तैयारी शुरू करने का आज से या फिर कल से सोच रहे हो, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक्स पूरा पूरा अच्छे से कवर करना है। बेसिक्स कंप्लीट हो जाए, उसके बेसिक्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। जब वो रिवीजन हो जाए तो फिर रिवीजन करने के बाद उसी बेसिक को आपको क्या करना है, फिर से दोबारा प्रैक्टिस करना है, और जो प्रैक्टिस हो जाए सर उसको फिर से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मतलब ये साइकिल क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। अब ये चलता कब तक जाएगा सर? जब तक आपका प्री का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप मेंस पे स्विच कर नहीं जाते, तब तक ये आपको क्या रहेगा, चलता जाएगा। और ये कॉमन स्ट्रेटेजी सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो फाउंडेशन कंप्लीट कर चुका हो, या फिर जो फाउंडेशन कंप्लीट करने वाला हो। ये सबके लिए क्या है, कॉमन एक स्ट्रेटेजी है। तो सर नेक्स्ट 45 डेज अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट 45 डेज आपके बहुत क्रूशियल टाइम होने वाले हैं, कि आगे आने वाले 45 दिन आपके क्या होने वाले, बहुत क्रूशियल टाइम होने वाले, क्योंकि लगभग आपका आज से लेके 100 दिन बचा हुआ है आईबीपीएस पीओ के एग्जाम को, 100 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो आपके नेक्स्ट 45 डेज में आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है सर? सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है मेंस पे। क्यों मेंस पे सर? बहुत सब लोग तो प्री पढ़ता है बेटा, मेंस इसलिए क्योंकि देखो मेंस के लिए आपके पास लगभग 1.5 महीना आपके पास बचेगा, जैसे ही प्री खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि प्री खत्म होने के बाद हम मेंस पे स्विच करेंगे तो क्या मेरा मेंस निकल जाएगा? बेटा गेम चेंजर जो होता है ना, वो मेंस होता है। गेम चेंजर कौन होता है? मेंस होता है। अगर मेंस में अगर अच्छा कर लिए तो आपका सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाएगा, फिर इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, वो अलग चीज है। बट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो गेम चेंजर होता है सर, वो क्या होता है, मेंस होता है। तो मेंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। प्री तो आप क्वालिफाई करोगे मेंस पे जाने के लिए, प्री तो क्वालिफाई करना पड़ेगा मेंस पे जाने के लिए, बट मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। ये हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करके चलते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि नेक्स्ट 45 डेज, आज से लेके 45 दिन तक सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ो, और बाकी टाइम क्या करो, रिवीजन करो। यानी प्री के रिवीजन करो और ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस लगाओ। अब देखो क्या होता है ना, जो बच्चे, आपको पता है जो कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, कैट लेवल के क्वेश्चन, उनके मेंस के क्वेश्चन जब आप उनको अपना मेंस का क्वेश्चन दोगे ना, तो वो आराम से कर ले जाते हैं, वो आराम से कर ले जाते हैं सर। और मेंस में यही एक खासियत होता है कि अगर आपकी स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी भी है सर, तो आप आराम से मेंस क्लियर कर जाओगे। बट प्री में आपको दोनों चीजें चाहिए, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 25 डेज, नेक्स्ट 25 डेज हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर? देखो सबसे पहले आपने 45 डेज कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मेंस रिवीजन, मेंस किया और रिवीजन किया, प्री का रिवीजन किया, मेंस ज्यादा आपने मेंस का क्वेश्चंस सॉल्व किया, आपने मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद उसके अगले 25 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्री के मॉक टेस्ट देना और रिवीजन करना है। क्यों सर? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे ही 45 दिन बीतेगा, उसके अगले 25 दिन से, यानी 46 से लेके 46 से जब आप काउंट करोगे, तो उसके नेक्स्ट 25 डेज तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्री के मॉक टेस्ट देने, क्योंकि उसके जस्ट आपके 55 दिन बाद आपका क्या है, पेपर है प्री का, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी जितना ज्यादा मेंस को एकदम तगड़े लेवल पर रगड़ के पढ़ सकते हो, उतना ज्यादा पढ़ दो, उतना ज्यादा पढ़ दो, कि जब आपका मेंस का प्रिपरेशन करने जाओ, जब आप मेंस के क्वेश्चंस खोलो, तो फिर आपको उस समय बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। बिकॉज उस समय अगर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, तो आपका प्रेशर, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा आपका क्या पड़े हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एग्जाम हॉल का आपको पता है, पैक्ड रूम, फिर उसके बाद आपका क्या नाम है, इतने सारे बच्चे, गर्मी लग रहा है, कंप्यूटर्स ऑन है, उसकी वजह से हीट और ज्यादा वो एनहांस हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारा माइंड क्या होगा सर, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आवाज आ रहा है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पसीना हो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है। तो उस समय बच्चा क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो उस वजह से अगर मेंस अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो वो भी एक कारण होता है। अब आपको लग रहा हो सर ये कौन सा कारण होता है, बेटा अभी आप, हो सकता है आपने एग्जाम नहीं दिया हो, आप बिगिनर हो, जब आप जाओगे ना, जो क्या नाम है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम्स दे रहे हैं 1 साल से 1.5 साल से, आप उनसे जाके पूछो, यही सारी चीजें प्रॉब्लम बनती हैं लास्ट में। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा फोकस 45 दिन, शुरू के 45 दिन मेंस पे करो, उसका रिवीजन करो, प्री का रिवीजन करो। उसके बाद अगले, जैसे ही 45 दिन खत्म हो गया, उसके अगले 25 दिन सिर्फ और सिर्फ प्री के मॉक टेस्ट दो, सिर्फ और सिर्फ प्री के मॉक टेस्ट दो, और जो रिवीजन करना है वो रिवीजन करो। अब रिवीजन करने का भी क्या तरीका होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से रिवीजन करते हैं सर, उनको रिवीजन करने का तरीका नहीं पता है। ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट पहले अभी यहां पे स्ट्रेटेजी सुन लो, हम लोग स्ट्रेटेजी देखने आए सर। आईबीपीएस पीओ प्री,
22 और 23 अगस्त को आपका पेपर है। फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस 4 अक्टूबर को आपका क्या है, इसका मेंस का पेपर है। अब आपको पता है कि ये 22-23 अगस्त से लेके 4 अक्टूबर तक, 22-23 अगस्त से लेके 4 अक्टूबर तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ते जाना है। उसके बाद हमारा क्लर्क का भी क्या होता है सर, आईबीपीएस क्लर्क का भी बीच में क्या पड़ेगा हमारा, देखो ये 22-23 अगस्त हो जाएगा ना, फिर 4 अक्टूबर के पहले पहले आपका क्या हो जाएगा, क्लर्क का पेपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या आई थिंक क्लर्क का पेपर कब है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, आप कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेंस आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा मेंस पे फोकस करना है, ज्यादा ज्यादा क्या आपको सबसे ज्यादा उस पर फोकस करना है। उसके साथ साथ क्लर्क प्री का आपको मॉक टेस्ट भी देना है सर, क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क प्री का आपको क्या देना, मॉक टेस्ट भी देना है, क्योंकि इसी बीच में आपका क्या हो जाएगा, क्लर्क प्री भी निपट जाएगा। समझ आ रहा है? बैंक एग्जाम्स की यही एक खासियत होती है, या खासियत कह लो या जो कहना है कह लो, खासियत मुझे तो यही लगता है कि बैंक एग्जाम्स लगातार होते रहते हैं, एक एग्जाम खत्म नहीं होता कि दूसरा एग्जाम पहले सर पे आ जाता है। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस खत्म नहीं होगा, उसके पहले आईबीपीएस क्लर्क प्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या होती है, खासियत होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया कि 22-23 अगस्त को आपका पीओ प्री होगा, उसके बीच में 4 अक्टूबर के और इसके 22 अगस्त के बीच में आपको, जब आपको पूरा पूरा मेंस पढ़ना है और साथ में बस क्लर्क प्री का आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब बोलोगे सर क्या हमें बेसिक नहीं कंप्लीट करना पड़ेगा? बेटा बेसिक तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, बेसिक तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिक अगर कंप्लीट कर लिया है सर, तो सिलेबस अलग थोड़ी होता है। और आईबीपीएस पीओ लेवल का अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिया है प्री लेवल का, तो क्लर्क में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, अगर ईमानदारी से अच्छे से आपने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सर, कौन कौन से स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं समझाता हूं। देखो, जिनका फाउंडेशन प्लस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है सर, जिनका फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाला है, या फिर जिनका फाउंडेशन क्या है, जिनका फाउंडेशन जो है और कॉन्सेप्ट उन्होंने जस्ट अभी शुरू किया सर, ये 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। और तीनों कैटेगरी के बच्चों को मैं आपको पूरा एक एक चीज अच्छे से समझाने वाला हूं, पूरा एक एक चीज आपको पूरा डिटेल में डेप्थ में ले जाने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या आप करना है। 3 फेजेस में मैंने आपको बांट दिया है, ऐसे बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, ऐसे बच्चे जिनका फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला है, ऐसे बच्चे जिनका जो फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं आजकल में 1-2 दिन में। अब सबसे पहले आते हैं सर बेसिक कंप्लीटेड, जिनका बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिनका बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है सर, जिनका बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है उनको रिवाइज करना है 5 to 6 टाइम्स। अब बोलोगे सर, मतलब बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि सर ये क्या होगा, कैसे होगा सर, 5 to 6 टाइम्स कैसे रिवीजन हो पाएगा सर, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी है, जीके है, जीएस है, फिर उसके बाद आपका क्या नाम है, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स है, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश है, सारी चीजें हैं, मुझे पता है सारी चीजें हैं। बट बेटा देखो, आइडियली क्या होगा ना, धीरे धीरे टाइम कम लगने लगेगा। क्या होता है कि बच्चा ना शुरू शुरू में उसको टाइम ज्यादा लगता है, कोई भी चीज को आपको रिवाइज करने में उसको शुरू शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा। बट जैसे ही धीरे धीरे आप ज्यादा ज्यादा रिवीजन करते जाओगे, आपका क्या होता जाएगा, आइडियली टाइम कम होता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब जो आपने क्वेश्चन मान लो आपने सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 10 में से आपके 5 बने, 5 आपके नहीं बने, तो आपके जो 5 नहीं बने आपको सिर्फ उनको रिवाइज करना है ना सर, 5 तो बन गए, उसको तो रिवाइज करना नहीं है, जो 5 नहीं बने उसको रिवाइज करना है। तो उसको रिवाइज करने में कितना समय लगेगा सर, और उसी क्वेश्चन को बार बार क्या करना है सर, 5 से 6 बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और करना पड़ेगा बेटा, नहीं करोगे तो बहुत सारे बच्चे बाद में पछताते हैं, बट अभी कर लोगे तो आप पछताओगे नहीं, आप गर्व करोगे और सिलेक्शन ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उतना बात मान लो, समझ लो। फिर इसके बाद आते हैं सेल्फ स्टडी पे। सर बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी पे टाइम ही नहीं देते, केवल दिन भर वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं सर, देखे जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टडी को ज्यादा आपको समय देना है। मेंटेन 2:3 रेशियो। 2:3 रेशियो का मतलब कि 2 घंटा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 3 घंटे आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है सर। बिकॉज सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे, जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, उतना कभी आपको फिर नहीं समझ में आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान देना और पूरा फोकस होके करना है। ऐसा नहीं कि बस हमने कर दिया हो गया सर, कर लिया हो गया, नहीं बेटा। बैंक एग्जाम्स ना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें मांगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अगर होगा तो आप आराम से हर एक चीज कर ले जाओगे, नहीं डिसिप्लिन होगा तो नहीं कर पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे सर, सेल्फ स्टडी ठीक है, सारी चीज हमने देख लिया। अब आते हैं मेंस डेली क्या होता है सर। सर्वाइव फॉर फर्स्ट 2 वीक्स, यानी कि जिसका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, जिसका बेसिक कंप्लीट हो चुका है
उसको अब मेंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली। अब देखो मैंने यहां क्यों लिखा सर्वाइव फॉर फर्स्ट 2 वीक्स, यानी पहले 2 हफ्ते में ना आपको बहुत जोर लगेगा, नहीं समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसका एक तरीका मैं बता रहा हूं, आप क्या करो, चैप्टर वाइज करो, टॉपिक वाइज आप क्या करो, मेंस पढ़ना चालू करो। टॉपिक वाइज जब आप मेंस पढ़ना चालू करोगे ना, तो आपका अपने आप हर एक चीज समझ में आने लगेगी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब टॉपिक वाइज आपका मेंस खत्म हो जाए, तो आप मिक्स लेवल के क्या करो, मॉक टेस्ट लगाया करो। सबसे पहले नो मॉक टेस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स, यानी देखो शुरू के 2-3 हफ्ते में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट नहीं देना है। शुरू के 2-3 हफ्ते में मॉक टेस्ट मत दो, उसके बाद मॉक टेस्ट डेली दो। डेली एक मेंस का मॉक टेस्ट दो, या हफ्ते में मैं ये बोलूंगा 5 दिन तो मैक्स टू मैक्स आपको क्या नाम है, 7 दिन देना है। बट मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 5 दिन आपको मिनिमम आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ये चीज का हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद बात करते हैं सर, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बेसिक्स अबाउट टू कंप्लीट। अब जिनका बेसिक्स कंप्लीट होने वाला है सर, जिसका बेसिक कंप्लीट होने वाला है, देखो मैंने बता दिया जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूं जिनका बेसिक कंप्लीट होने वाला है, और 2 तरह के बच्चे होंगे, ठीक है, 2 तरह के बच्चे कर रहा हूं, मतलब 2 तरह के आप रिविजन कर सकते हो। रिविजन कैसे कर सकते हो सर, एक आपका जो ऑन गोइंग चैप्टर्स होंगे, जो आप अभी कर रहे होगे, अभी कंप्लीट होने वाला होगा, और ऐसा जो कंप्लीट हो चुका होगा, जो कंप्लीट क्या नाम है, जो चल रहा है, जो आप पढ़ रहे हो अभी रिसेंटली, उसको 2 से 3 बार आप क्या करो, रिवाइज जरूर करो। 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, और जो कंप्लीट हो चुका है उसको 4 से 5 बार आपको क्या नाम है, क्वेश्चंस को और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा रिवाइज करना है। जैसे अगर मान लो मैं सक्सेसिव की बात करूं, परसेंटेज में सक्सेसिव की बात करूं, या फिर मिक्सचर एलिगेशन में जो आपका रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ठीक है, हमें तो ये चीज समझ में आ गया कि हम टॉपिक वाइज 4 से 5 बार रिवीजन कर लेंगे, बट सर कैसे करेंगे। अगर मान लो आपको कोई टॉपिक में अगर कोई टाइप छूट गया, जैसे मान लो कि आपने मिक्सचर एलिगेशन में रिप्लेसमेंट वाला आपने छोड़ दिया, या फिर आपको नहीं समझ में आया, तो उसको 4-5 बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। वही चीज मैंने एग्जांपल दिया था, 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, 5 क्वेश्चन आपसे बन गया, 5 क्वेश्चन नहीं बना सर, तो जो 5 क्वेश्चन नहीं बना है उसी को तो हमें रिवाइज करना है सर, उसी को तो हमें रिवाइज करना है। यानी हमें क्या करना है सर, 4 से 5 बार हर उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करके लेके चलना है। समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते सर, कवर मेंस प्लस प्री इन ऑन गोइंग चैप्टर्स, यानी कि जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हो ना, आपका बस लगभग खत्म होने वाला है, यानी मान के चलो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपका क्या हो जाएगा, सारे चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे। जैसे ही 1 हफ्ता 10 दिन बाद आपका खत्म हो जाएगा, आपको प्री और मेंस दोनों को क्या करना है सर, जो ऑन गोइंग चैप्टर्स हैं, यानी जो आपके चल रहे हैं, उनके मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस को देखो कि मेंस लेवल का कैसा क्वेश्चन आता है सर। अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो आप उसको देखो कि उसके मेंस लेवल के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं सर। मेंसुरेशन चल रहा है तो मेंसुरेशन की 3D या फिर 2D वाले देखो कि कैसा मेंस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मेंसुरेशन में क्या होता है ना, 2D के ऊपर 3D का ऑब्जेक्ट चढ़ा के दे देता है, मतलब मेंस में क्या करता है, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है सर, लेके चलना है। जब अभी से आप मेंस को धीरे 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 करोगे ना, तो एग्जाम आने समय जैसे ही प्री आपका खत्म होगा, तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आईबीपीएस पीओ का मेंस खत्म हुआ, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क का अभी क्या हो जाएगा, डेट उसी के बीच में हमारा है, उसी के बीच में है। आईबीपीएस पीओ मेंस से पहले है, और आईबीपीएस पीओ प्री के बाद है। समझ में आ रहा है। उसी बीच में आपका क्या है, आपको मेंस भी करना है, आपको क्लर्क का भी एग्जाम देना है प्री वाला, तो उसका भी हमें मॉक टेस्ट लगाना है, उसके भी क्वेश्चंस लगाने हैं सर। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अभी से हर एक चीज टैकल ले करके चलोगे ना, तो हर एक चीज हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे ही आपने ये सारी चीजें कर ली, आपके जितने ऑन गोइंग चैप्टर्स है अब वो खत्म हो चुके हैं, आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद क्या करना है सर, मेंस 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 विद रिवीजन, यानी प्री का रिवीजन साथ में करना है, और सिर्फ क्या करना है, मेंस का प्रैक्टिस करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, मेंस का प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, अगले 45 दिन तक। फिर अगले 25 दिन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्री के मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। उसके बाद आगे बात करते हैं सर, फाउंडेशन जस्ट स्टार्ट है। अब जिनका फाउंडेशन ही अभी स्टार्ट हुआ है, जिनका फाउंडेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उनको कैसे करना है वो चीज मैं बता रहा हूं। गो फॉर ओनली रिकॉर्डेड क्लासेस। देखो मैं सच बताऊं, मैं आपको, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं बोल रहा, सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है सर, कि आपका जैसे मान लो कि आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्या क्रैश कोर्स आने वाला है, क्या हमारा ये कोर्स आने वाला है, वो कोर्स आने वाला है। बेटा कोई कोर्स नहीं आने वाला,
अब कोई कोर्स नहीं आने वाला है। जिनको बेसिक्स कराना था ना अदर अदर प्लेटफॉर्म्स पे, वो करा चुके हैं, अब कोई कोर्स नहीं आने वाला है। अब ये बोलोगे कि एसबीआई क्लर्क का अलग से कोर्स आ जाए, फिर एसबीआई पीओ का अलग से कोर्स आ जाए, आईबीपीएस पीओ का अलग से कोर्स आ जाए, आने को आ जाएगा, लोग लॉन्च करेंगे ही करेंगे। बट आप उन सब चीजों में मत पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस करो। जो मान लो जो भी टीचर्स जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिनको भी आप फॉलो करते हो, आप क्या कर रहे हो, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो, या फिर मान लो कि उन्होंने कोई एक नया बैच लॉन्च कर दिया और जो पढ़ाए हुए हैं, जो 3 महीना 4 महीना पहले से वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो गलत है, बिल्कुल सही है सर, वो भी पढ़ाए हैं तो यानी वो भी सही होगा। और अभी जो पढ़ा रहे हैं वो अभी के लिए पढ़ा रहे हैं सर, तो लाइव ना देख के आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड कर रहा है। रिकॉर्डेड आपको पूरा अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड आपके पास है ना, तो एक दिन में आप 2-2 क्लास 3-3 क्लास करके आप क्या करोगे, जल्दी एफर्ट करोगे। क्योंकि देखो आप अभी बिगनर हो, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है सर, तो आप अगर अभी जस्ट स्टार्ट किया हो तो आपको और लोगों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 12-13 घंटे आपको एक्स्ट्रा नहीं, मतलब 12-13 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, यानी 4-5 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सर आपको खुद को, क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो एफर्ट आपके में थोड़ा ज्यादा लगेगा सर। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि हाँ सर, हम देर से स्टार्ट किए तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है एज कंपैरिजन टू अदर्स जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है या जिनका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये चीज तो समझ गए होगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस पे जाओ, लाइव क्लासेस बिल्कुल अटेंड मत करो। देखो मुझे क्या है, मैं बोल दूंगा कि हाँ बेटा लाइव क्लास करो, बट वही चीज है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास टाइम ही तो नहीं है सर, क्योंकि हमने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। और आपको भी पता है कि अगर बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो एटलीस्ट 6 महीने का प्रॉपर आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या फिर इंग्लिश हो, या फिर क्या नाम है, करंट अफेयर्स हो, सबको लेके चलना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, हिट हैमर हार्डली ऑन आईबीपीएस पीओ। जब बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट की हैं, आईबीपीएस पीओ को एकदम हथौड़ा पे मार के लेके चलो, क्या कि हमें एकदम हिट हार्ड करना है, कि नहीं हमें एंड मोमेंट तक उसको नहीं छोड़ना है, हम पूरा अच्छी तरीके से उसको प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, सबसे ज्यादा बेस्ट टारगेट हमारा वही होगा। बट माइंड में यह भी लेके चलना कि निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो हमें डिमोटिवेट होके अपने आगे आने वाले एग्जाम्स को खराब नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि वो जैसे मतलब जैसे मान लो अभी जो स्टार्ट करते हैं ना इस महीने में, मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करते हैं, या फिर मई के स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा आईबीपीएस पीओ निकल जाए। ऐसे करने पे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने पे, तो मैं बोलूंगा बेटा, मैं आपको कोई मिथ में नहीं रखूंगा, मैं आपको साफ साफ बोलूंगा कि देखो इम्पॉसिबल मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ चांसेस कम है, चांसेस कम है। निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो हम आने वाले एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर, ये हमेशा ध्यान में रख के चलना। तो हमें किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, फिर क्लर्क, और एसबीआई पीओ या फिर क्लर्क। देखो एसबीआई पीओ तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज एसबीआई पीओ तो आपका क्या बोलते हैं, एसबीआई पीओ जो है वो तो आपका अभी खत्म हो चुका, मतलब होने वाला है। ठीक है, तो एसबीआई पीओ को मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप एसबीआई क्लर्क को बोलो। ठीक है, समझ में आया, तो एसबीआई पीओ को नहीं बोलूंगा, एसबीआई क्लर्क आप देख लो। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और, रिविजन साथ साथ करो डेली। जाहिर सी बात है सर, जब आप रिकॉर्डेड में, जैसे मान लो आपने परसेंटेज पूरा खत्म कर दिया, पूरे परसेंटेज को आपको मान लो खत्म करने में 3 दिन लगा या 4 दिन लगा। अब ये जो 4 दिन में आपने परसेंटेज खत्म कर दिया, उसके बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे मान लो मूव कर रहे हो रेशियो पे, तो क्या आपको पता है कि जब आप रेशियो स्टार्ट करोगे तो परसेंटेज का पीछा वाला क्या होता जाएगा, धीरे 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 वो मिस होता जाएगा सर। तो क्या आपको लगता है कभी ऐसा एग्जाम क्रैक हो पाएगा? परसेंटेज आज गायब हुआ है, कल रेशियो गायब होगा, परसों एवरेज गायब होगा, तीसरे दिन मिक्सचर एलिगेशन गायब होगा, ये क्या होता जाएंगे, धीरे धीरे स्किप होते जाएंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि रिवीजन साथ 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 डेली करना है सर। जो हमने पढ़ा है, सुबह हमने क्लासेस किया, रिकॉर्डेड में क्लासेस किया, दोपहर में हमने उस चीज की प्रैक्टिस की, रात में सोने से पहले हम रिवाइज जरूर करेंगे सर। ये चीज हमेशा ध्यान में रख के चलना, ठीक है? ये चीज हो गया सर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमें क्या करना है सर, कैसे कैसे रिवीजन करना है। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको कैसे टैकल करके चलना है सर। सबसे पहले हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है सर, वन लाइनर्स। वन लाइनर्स मतलब क्या, कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 टॉपिक्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो, क्योंकि यही हमारे क्या होते हैं सर, स्पीड हमारी लाती है, और एग्जाम में हमारा टाइम भी यही बचाता है सर। जितना जल्दी आप इसको करोगे उतना ज्यादा आपको पास
टाइम रहेगा किसके लिए, अर्थमेटिक और डीआई के लिए। तो सबसे पहले वन लाइनर्स को कंप्लीट करो, वन लाइनर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद परसेंटेज पे आओ, परसेंटेज जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद रेशो पे आओ, रेशो से बाद एवरेज, एवरेज के बाद प्री लेवल के डीआई। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एवरेज के बाद बाकी के अर्थमेटिक सर नहीं करना है, बता रहा हूं सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे देखो परसेंटेज, रेशो और एवरेज कर लिए तो उसके बाद आपको सीधे प्री डीआई पे आना है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये प्री डीआई है वो आपका परसेंटेज, रेशो, एवरेज से ही, ये तीनों बेसिक अगर आपके कंप्लीट हो गए ना तो आपके प्री डीआई जब आप जाओगे तो आपको आसान लगने लगेगा सर, क्योंकि ये जो प्री डीआई है इन्हीं तीनों का क्या है, मिक्सचर है, इन्हीं तीनों का बेस है सर। जैसे ही प्री डीआई आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि प्री डीआई खत्म करने के बाद आपको बाकी के अर्थमेटिक के चैप्टर्स कवर करने, नहीं सर, आपको डीआई को भी साथ में लेके चलना है और उसके साथ साथ आपको बाकी के अर्थमेटिक चैप्टर्स को भी ध्यान देना है। मिक्सचर, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सबको क्या करना है सर, लेके चलना है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, मेंस अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपका सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स खत्म हो गए, सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स खत्म हो गए, आप अब किस पे आओगे सर, मेंस अर्थमेटिक पे आओगे। अर्थमेटिक के मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाओ। जैसे ही अर्थमेटिक के मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगा लिए, एक दो दिन हो चुका है, फिर सीधे किस पे स्विच कर जाओ, मेंस डीआई पे। ऐसा नहीं कि यहां पे हमें खत्म करके उसके बाद हमें कोई चीज स्टार्ट करना है, नहीं बेटा, साथ में उसको लेके चलना है। बस क्या करना है सर, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, यहां तक आपको क्या करना है, अलग अलग काम करना है। इसको बाकी सबको क्या करना है सर, साथ में लेके चलते रहना है। ये सर्कल क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारी वीडियोस, सारे स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आ गए होंगे कि जो बच्चा बिगिनर है, जो बच्चा क्या नाम है, जिनका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है या जिनका फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला है या जिन्होंने फाउंडेशन अभी जस्ट स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको मैंने सारी चीजें बता दी, कैसे कैसे टैकल करना है, कैसे कैसे नहीं टैकल करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको लगे कि नहीं सर हमें ये चीज नहीं समझ में आया, तो प्लीज एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, फ्रूटफुल लगा कि नहीं लगा, कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मोस्ट वेलकम, आप वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना, मैं उस पर इंप्रूव करूंगा या अपने कुछ चीजें जो रह गई होंगी उस पर जरूर काम करूंगा। ठीक है, तो आपकी क्या नाम है, आप जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो आई होप आप लोग बताओगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्लीज शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और जाते जाते सेशन को लाइक कर देना अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।